नमस्कार। आज हम एक कानूनी मामले की तह में जा रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला है, सीआरपी नंबर 14982 2023, और स्रोत भी मतलब खुद अदालत का ही निर्णय है, दिनांक 29/8/2023 का। जी। मुद्दा काफी आम है, पर उसमें पेच हैं। मान लीजिए किसी ने संपत्ति खरीदने का मुकदमा जीत लिया अदालत के जरिए, वो बिक्रीनामा मतलब सेल डीड भी बन गया। हाँ, रजिस्टर्ड भी हो गया। लेकिन बेचने वाला पार्टी कब्जा ही नहीं दे रहा। तो सवाल यह है कि क्या कब्जे के लिए अलग से कोई आदेश चाहिए होता है, या फिर वो जीती काफी है? बिल्कुल, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है जो अक्सर उठता है। हाँ, तो आइए इसी उलझन को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है एक प्रॉपर्टी डील से। खरीदार ने विक्रेता पर केस किया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। जी, ओएस नंबर 24/2001 था ये, मतलब सौदा पूरा करवाने के लिए। और खरीदार केस जीत भी गया फरवरी 2011 में। हाँ, 7/2/2011 को फैसला आया। लेकिन जब विक्रेता ने सेल डीड बनाने से मना कर दिया, तो फिर एग्जीक्यूशन कोर्ट ने, मतलब फैसले को लागू करवाने वाली अदालत ने, हाँ, निष्पादन न्यायालय, उसमें खुद ही खरीदार के हक में सील डीड तैयार करवाई फरवरी 2015 में, और रजिस्टर भी करवा दी। जी, 23/2/2015 को ये हुआ। यहां तक तो ठीक था, पर असली दिक्कत अब आई। विक्रेता ने संपत्ति का कब्जा फिर भी नहीं दिया। अच्छा, मतलब सेल डीड बन गई, रजिस्टर हो गई, फिर भी कब्जा नहीं। हाँ बिल्कुल। तो खरीदार को फिर अदालत जाना पड़ा, इस बार कब्जे के लिए एक अलग अर्जी लेकर, ईए नंबर 44 ऑफ 2015। यहीं से मामला थोड़ा और उलझ गया होगा। बिल्कुल। यहीं पर विक्रेता ने कुछ कानूनी नुक्ते उठाए। उन्होंने 3 मुख्य आपत्तियां बताईं। क्या थी वो आपत्तियां? पहली तो ये कि जो मूल मुकदमा था, उसका फैसला सिर्फ सेल डीड बनवाने का था। उसमें कब्जा दिलवाने की बात कहीं लिखी ही नहीं थी। अच्छा। तो उनका कहना था कि निष्पादन न्यायालय अब कब्जा नहीं दिला सकता, क्योंकि ये मूल फैसले के दायरे से बाहर है। ये एक दिलचस्प तर्क है, मतलब तकनीकी तौर पर देखा जाए तो। है ना? दूसरी आपत्ति प्रक्रिया को लेकर थी। विक्रेता ने कहा कि कब्जे के लिए जो अर्जी दी है वो गलत नियम के तहत दी है। कौन सा नियम? सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21, नियम 95। वो नियम 95, वो तो आमतौर पर कोर्ट ऑक्शन के खरीदारों के लिए होता है, जब अदालत खुद संपत्ति नीलाम करती है। हाँ, वही। जबकि यहाँ तो मामला अलग था। खरीदार ने नीलामी से थोड़ी ना खरीदी थी संपत्ति। सही बात है। यहाँ तो मुकदमा जीतने के बाद सेल डीड बनी थी। इसके लिए तो शायद नियम 35 है। बिल्कुल। विक्रेता का यही कहना था कि नियम 35 लगना चाहिए था, 95 नहीं। और तीसरी आपत्ति? तीसरी आपत्ति थी कि इसी संपत्ति के एक हिस्से पर किसी दूसरे बिल्कुल अलग केस में, सीआरपी नंबर 2033 ऑफ 2014, उसमें कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। अच्छा, एक और पेज। तो ये 3 मुख्य बाधाएं थी कब्जा मिलने में। जी। तो ये सवाल उठते हैं कि क्या निष्पादन न्यायालय मूल डिक्री से आगे जा सकता है? क्या गलत नियम लिख देना इतना बड़ा मुद्दा है कि अर्जी खारिज हो जाए? और क्या किसी दूसरे केस का स्टे इस मामले में कब्जे को रोक सकता है? हाँ, इन्हीं सवालों पर फिर हाईकोर्ट ने विचार किया। बिल्कुल। उच्च न्यायालय ने सबसे पहले कानून के प्रावधान देखे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 22 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 55(1). और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, बाबूलाल बनाम मैसर्स हजारीलाल किशोरीलाल। हाँ, ये नाम सुना है। जी, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि जब संपत्ति सिर्फ और सिर्फ विक्रेता के कब्जे में हो, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के फैसले में कब्जा दिलाने का आदेश अंतर्निहित माना जाता है, मतलब वो उसमें शामिल ही समझा जाएगा। अच्छा। भले ही खरीदार ने मुकदमे में अलग से कब्जे की मांग ना की हो, हाँ, भले ही ना की हो, या फिर फैसले में साफ साफ लिखा भी ना हो। तो ये तो बड़ी राहत की बात है खरीदार के लिए। बिल्कुल। ये सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पक्का करता है कि जीतने वाले को सिर्फ कागज पर जीत ना मिले, बल्कि असल में वो चीज मिले जिसके लिए वो लड़ा। और धारा 55 तो कहती ही है कि बिक्री के साथ कब्जा देना विक्रेता का कानूनी कर्तव्य है। मतलब जैसे घर खरीदा तो चाबी भी मिलनी चाहिए, सिर्फ कागज नहीं। कब्जा मिलना बिक्री का हिस्सा ही है, जब तक कि कोई खास वजह ना हो, जैसे संपत्ति किसी और के पास हो या जॉइंट हो। आपने बिल्कुल सही समझा। सामान्य परिस्थितियों में ये अंतर्निहित है। ठीक है। और वो जो गलत नियम लिखने वाली बात थी, उसका क्या हुआ? नियम 95 की जगह 35 वाला मुद्दा। उस पर अदालत ने कहा कि ये तो सेटल्ड लॉ है, मतलब स्थापित कानून है।
अगर अदालत के पास वो आदेश देने की शक्ति है जो यहाँ नियम 35 के तहत थी, तो सिर्फ अर्जी में गलत नियम का नंबर लिख देने से वो शक्ति खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, प्रक्रिया की गलती की वजह से न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब इरादा साफ हो और अधिकार मौजूद हो। ये तो बहुत तर्कसंगत बात है। जी, और अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, वो दूसरे केस वाला स्टे ऑर्डर। हाँ, उसका क्या हुआ? अदालत ने पाया कि वो जो रोक थी वो एक बिल्कुल अलग मामले से जुड़ी थी। वो एक धन वसूली का मुकदमा था। ओह, उसका इस संपत्ति के खरीदने बेचने वाले सौदे से कोई सीधा लेना देना नहीं था। वो रोक किसी और लेन देन के संबंध में थी। मतलब उस स्टे ऑर्डर का बहाना यहाँ नहीं चल सकता था। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि उस रोक का इस मामले में कब्जा दिलाने पर कोई असर नहीं पड़ता। तो संक्षेप में उच्च न्यायालय ने विक्रेता की सारी आपत्तियां खारिज कर दी। हाँ, और निष्पादन न्यायालय ने जो कब्जा दिलाने का आदेश दिया था उसे सही ठहराया। विक्रेता की जो पुनरीक्षण याचिका थी वो खारिज हो गई। ये फैसला तो दिखाता है कि कानून सिर्फ अधिकार बताने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता भी देता है। सही कहा आपने, खासकर प्रॉपर्टी के मामलों में जहां अक्सर जीतने के बाद भी असल कब्जा लेना एक और लड़ाई बन जाता है। ये फैसला कहता है कि कब्जा बिक्री का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। इस पर सोचने वाली बात है, एक तरफ तो कानून की तकनीकी बारीकियां हैं, दूसरी तरफ न्याय का असली मकसद कि किसी को वो मिले जिसका वो हकदार है। ये फैसला इन दोनों में संतुलन कैसे बनाता है, और ये अदालती आदेशों को असलियत में जमीन पर उतारने की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में क्या इशारा करता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।